चलिए लिखते हैं हम लोग, किलोग्राम फोर्स लिख लिया था। नेक्स्ट लिखिए फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस हेडिंग आ रही है फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं बताइए? ग्रेविटेशनल, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक फोर्सेस। इसके बारे में बेसिक चीजें मैंने बता दी थी, आज केवल लिखाना है, लिख लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्सेस हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस। द फोर्स exerted by the force exerted by the force exerted by काट दीजिए, लिखिए ड्यू। the force exerted due to the mass of particle, due to the mass of particle is called gravitational forces, is called gravitational forces। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपने रिपल्सन का देखा है क्या? रिपल्सन में नहीं होता है, क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स as it act between any two particle situated at any distance in the universe। It is a long range force as it acts between any two particles situated at any distance in the universe। क्या यूनिवर्स में सभी पार्टिकल के बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स? बिल्कुल नहीं लग रहा है। अच्छा, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के होने के लिए क्या उन दोनों बॉडी का कांटेक्ट में होना जरूरी है? कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। तो इस टाइप ऑफ फोर्सेस को हम फील्ड फोर्स भी क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे टाइप्स ऑफ, ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा रहे हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर अलग कैटेगराइजेशन होगा ना, फील्ड फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस, वो अलग कैटेगराइजेशन। बट बेसिक जितने भी फोर्सेस हमारे नेचर में अवेलेबल हैं वो चार ही तरह के होते हैं। क्या कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक फोर्सेस। जो भी फोर्सेस आप लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, व्हाटएवर इन द होल यूनिवर्स, उनको कितने कैटेगराइज में किया गया? चार कैटेगरी में किया गया है। तो इसमें से पहला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लिखिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑन द अदर, force exerted by one particle on the other because of the electric charge, because of the electric charge on the particle, because of the electric charge on the particle is called electromagnetic forces, is called electromagnetic forces, is called electromagnetic forces। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, फॉलोइंग आर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस।
इसमें लिखिए इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। नेक्स्ट लिखिए न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, थर्ड टाइप ऑफ फोर्स न्यूक्लियर फोर्स। लिखिए द फोर्स विच इज इन बिटवीन द न्यूक्लियस, द फोर्स विच इज, द फोर्स विच इज in between the nucleus, the force which is in between the nucleus and which keeps the nucleon, and which keeps the nucleon, nucleon क्या होते हैं? जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंबाइंड रूप से हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियन बोल देते हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले जो पार्टिकल हैं वो क्या है? न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है, तो क्या लिखा? विच कीप्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट लाइन से लिखिए इट एक्ट, इट एक्ट, इट एक्ट, it act within the nucleus, it act within the nucleus, that too, that too, that too, T double O, that too up to a very short range, that too up to a very short range। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा लॉन्ग रेंज फोर्स है और न्यूक्लियर फोर्स क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। समझ में आ गया? कुछ इसमें बताने लायक नहीं है, क्लास 9 की फिजिक्स है, एनसीईआरटी में क्लास 9 में दिया हुआ है सारी चीजें। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट लिखिए, अच्छा ये पूरे एटम पे लग रहा है क्या फोर्स? पूरे एटम पे लग रहा है क्या? सोचो एटम ही इतना छोटा सा होता है, उसमें से न्यूक्लियस तो और छोटी होती है, तो सोचो कितना कम है, बहुत शॉर्ट रेंज है। और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? बहुत ही ज्यादा कम होगी ना। जैसे 10 की पावर -10 का होता है ना न्यूक्लियस का, एटम, एटम का लगभग रेडियस किस ऑर्डर की होती है? 10 की पावर -10 के ऑर्डर की होती है, यही तो। और न्यूक्लियस की क्या होती है? 10 की पावर -15 के आसपास होती है। अब 10 की पावर -15 है इसका न्यूक्लियस का रेडियस, और उसके बाद प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? हाँ, और भी कम होगा। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज फोर्स है। नेक्स्ट लाइन लिखिए वीक फोर्स, हेडिंग डालिए वीक फोर्स। इसमें लिखिए it act between any two particle, it act between any two elementary particle, it act between any two elementary particle like electron, proton or neutron, electron, proton और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट लाइन से it is a short range force, it is a short range force and the weakest force, and the weakest force। example van der Waals forces, example van der Waals forces। आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा van der Waals forces क्या होते हैं? वीकेस्ट फोर्सेज हैं। ठीक है, हल्की सी भी एनर्जी थी तो इलेक्ट्रॉन क्या कर गया? जंप कर गया, या अपने एटम से निकल के दूसरे एटम में चला गया, तो क्या है? अपना बॉन्डिंग को छोड़ दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे? वीकेस्ट फोर्सेज। और ये सारे जितने भी आपके यूनिवर्स में फोर्सेज हैं 4 कैटेगरी में आ गए। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर ये अलग, ये तो 4 फोर्सेज हो गए। अब और भी है कि किस टाइप के फोर्सेज हैं, तो उनको भी लिखिए डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर,
Depending upon their nature, force are of following types. Force are of following types. इसमें लिखिए, फर्स्ट लिखिए फील्ड फोर्सेस. फील्ड फोर्सेस, फील्ड फील्ड फोर्सेस. इसमें लिखिए फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट. फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन देम. विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन देम. फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन देम. एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लिखिए फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स. फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स. फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स. सेकेंड लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, नहीं लिख पाया. ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी क्या है, कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, फील्ड फोर्सेज है. और मैग्नेट्स के बीच में फोर्स क्या लग रहा है, कांटेक्ट की जरूरत है नहीं है. नेक्स्ट लाइन से लिखिए फोर्स एक्टिंग. ये हो गया फील्ड फोर्सेज, लिख लिया आप लोगों ने. फील्ड फोर्सेज क्या है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन देम. फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट, एग्जाम्पल हो गया. और हो गया ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ये भी एग्जाम्पल है. नेक्स्ट लिखिए कॉन्टेक्ट फोर्सेज. कॉन्टेक्ट फोर्सेज. कॉन्टेक्ट फोर्सेज क्या है, फोर्स लिखो पहले. फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट because of the contact between them. Because of the contact between them. Because of the contact between them is known as contact. is known as contact forces. कौन कौन से होते हैं contact forces, लिखिए बताइए. फ्रिक्शन contact forces है बिल्कुल. और क्या हो सकता है, नॉर्मल फोर्सेस क्या है. नॉर्मल फोर्सेस क्या है, क्या है नॉर्मल फोर्सेस, हाँ अभी बताएंगे. नॉर्मल फोर्सेस क्या है, जैसे आप किसी अर्थ पे हैं ना, तो आप अर्थ पे खड़े हैं, तो आपका वेट से इस पे दबाव पड़ रहा है ना, mg. और इसके कारण क्या हो रहा है, एक नॉर्मल आ रहा है. ठीक है ना. अच्छा, आप इससे कांटेक्ट में हैं तभी तो एराइज हो रहा है. कांटेक्ट में नहीं, आप हवा में हैं, मान लीजिए हवा में हैं, तो क्या प्रेशर डाल रहे हैं आप, नहीं डाल रहे हैं. ठीक है, वेट mg नहीं लग रहा है. ठीक है, लग तो रहा है बट इसका दबाव नहीं पड़ रहा है. ठीक है, तो नॉर्मल एराइज नहीं होगा. जब आपका कांटेक्ट आएगा तब वो नॉर्मल एराइज होगा. तो कांटेक्ट फोर्सेस क्या है, लिखिए फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन देम. एग्जांपल लिखो, अभी आगे बताएंगे. फोर्स एक्सर्टेड बाय हैमरिंग अ स्टोन. किसी स्टोन को आपने तोड़ना है तो हथौड़ा मार के तोड़ दिया, तो क्या है, कांटेक्ट फोर्स है. लिखो फोर्स एक्सर्टेड बाय हैमरिंग अ स्टोन. फोर्स एक्सर्टेड बाय हैमरिंग अ स्टोन. फोर्स एक्सर्टेड बाय हैमरिंग अ स्टोन. नेक्स्ट और लिखो एग्जांपल में ही, नॉर्मल फोर्सेस कॉमा फ्रिक्शन फोर्सेस. नॉर्मल फोर्सेस कॉमा फ्रिक्शन फोर्सेस. ठीक है, हेडिंग डालिए सिस्टम. हेडिंग डालिए सिस्टम.
बना लीजिए इसको। कोई सिस्टम है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स भी लग सकते हैं और इंटरनल फोर्सेस भी लिख सकते हैं। इसमें लाइन लिख लीजिए, when two or more than two object when two or more than two object which interact with each other form a system ठीक है। when two or more than two object which interact with each other form a system मान लीजिए कोई पर्सन ए है और ये बी है, और ए बी पर मान लो एफ ए बी लगाता है, और इस पे ये क्या लगाता है, एफ बी ए लगाता है, और ये सी पर्सन है मान लो, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है और ये भी फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या है, टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट, ए और बी दो पर्सन है, वो दोनों पे क्या कर रहे हैं, मान लो रस्सी खींच रहे हैं, दोनों क्या करना है, तो ए वाला अपना पुल कर रहा है और बी वाला अपना पुल कर रहा है, वो कुछ फोर्स लगा रहा है और ये भी कुछ फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों क्या मिलके एक सिस्टम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे। तो मान लो मैंने ए बी को मान लिया एज ए सिस्टम, ए बी को सिस्टम मान लिया, तो ध्यान से समझिए, ए बी को सिस्टम मान लिया तो ये दोनों फोर्सेज क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेज हो जाएंगे, ये दोनों फोर्सेज क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेज ऑफ दिस ए बी सिस्टम, ठीक है। और इसके ऊपर एक्सटर्नली कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला जो सी लगाएगा फोर्स, वो क्या होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो क्या होगा, एक्सटर्नल, क्योंकि जो सी है उसको हमने सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया है, केवल कॉन्सेप्ट है, जब क्वेश्चन में एक्चुअल में अप्लाई करेंगे तब चीजें समझ में आएंगी, ये केवल थ्योरी है। तो थ्योरी में आप ये समझिए कि अगर तीन ऑब्जेक्ट हैं और आपने दो ऑब्जेक्ट को मिला के एक सिस्टम बना लिया, तो उसके जो इंटरनल फोर्स, उसमें जो अंदर फोर्सेस काम कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्सेस बोलेंगे, और जो बाहरी ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। केवल कॉन्सेप्ट थ्योरी में, अभी हम समझाएंगे तब आपको एक्चुअल समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, ठीक है। लाइन लिख लीजिए इसमें, इंटरनल फोर्सेज हेडिंग डालिए, इंटरनल फोर्सेज, इंटरनल फोर्सेज, इसमें लिखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑफ द सिस्टम ऑन another particle of the system, on the another particle of the system। सेकंड लिखिए एक्सटर्नल फोर्सेस, लिखिए एक्सटर्नल फोर्सेस, फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, force exerted by the particle outside the system on particle inside the system, on the particle inside the system, force exerted by the particle outside the system on particle inside the system। ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस के लिए क्या होगा, जो इंटरनल नेट इंटरनल फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, जितना एफ बी ए बी होगा, एफ ए बी वही कितना होगा, माइनस एफ बी ए, ठीक है। एक लाइन और लिख लीजिए, नेट इंटरनल फोर्स बराबर जीरो, नेट इंटरनल फोर्स बराबर जीरो, यानी कि एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए, एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। देखिए हेडिंग डालिए, हो गया, समझ में आ गया।
सिस्टम है कोई एबीसी का मिलकर बना है, अगर किसी को हम ए बी को एक सिस्टम मान लेते हैं तो उसके इंटरनल फोर्सेस क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। और सी उस पर क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ गई। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, 4 तरह के फोर्सेज है, एक है ग्रेविटेशनल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक फोर्सेज। उसके बाद हमने नेचर के हिसाब से पढ़ा, कौन कौन से फोर्स पढ़े, फील्ड फोर्सेज पढ़ा और क्या पढ़ा, कॉन्टैक्ट फोर्सेज पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ रहे सिस्टम। सिस्टम में पढ़ा कोई भी पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो उनको मिला के हम क्या कर सकते हैं कि वो क्या है, एज ए सिस्टम है। तो किसी भी सिस्टम में अगर 3 4 5 ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं तो किसी 2 3 को हमने क्या मान लिया, सिस्टम मान लिया, तो उसके जो इंटरनल फोर्सेज लग रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्सेज। और उस पे जो बाहरी ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेज। ठीक है, यहां तक तो हो गई कहानी, जिसका कहानी का आपसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, थ्योरी पढ़ ली तुम लोग ने, थ्योरी ठीक है बेटा, क्लास 9 10 की फिजिक्स है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बाकी बेसिक्स के लिए करा दिया। नेक्स्ट एक दो चीज और लिख लो, लिखो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, हेडिंग डालिए बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। देख के ही समझ में आ रहा है, सुन के ही समझ में आ रहा है, आपको आ रहा है समझ में, क्यों पंकज, समझ में आ रहा है बेटा, तुमको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है आजकल, थोड़ा ही आ रहा है, चलो। अच्छी नहीं बनी क्या, ठीक है। ये कोई टेबल है, टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर 2 फोर्सेज लग रहे हैं, एक F1 लग रहा है और एक F2 लग रहा है। लिख लो, इफ F1 बराबर F2, इफ F1 बराबर F2 देन दिस इज बैलेंस फोर्स। if F1 is not equal to F2 then it is unbalanced force। अच्छा, मोशन होने के लिए बैलेंस फोर्स चाहिए कि अनबैलेंस फोर्स चाहिए, अनबैलेंस फोर्स चाहिए। अगर आप भी जैसे वो आपको पता है रस्सी वाला खेल, तो उसमें अगर दोनों फोर्सेस बराबर लगा रहे तो कहीं मूवमेंट होगा, नहीं मूवमेंट होगा। एक पर्सन अगर फोर्स ज्यादा लगा दे, दूसरा पर्सन फोर्स का से ज्यादा लगा दे तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। अगर दोनों फोर्सेस बराबर लगा रहे हैं तो मूवमेंट होगा। कोई ब्लॉक है बेटा, ये भी खींच रहा है F1 से, F1 बराबर F से खींच रहा है, ये भी F2 बराबर F से खींच रहा है, सेम फोर्सेस से खींच रहा है, तो क्या होगा, मूवमेंट होगा, नहीं होगा। बट जिसका फोर्स ज्यादा होगा, मान लो F1 इज ग्रेटर देन F2, तो क्या होगा, इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मानो ए एक्सेलरेशन से स्टार्ट होता है तो हम इसका FBD लिखेंगे, अभी पढ़ाऊंगा आपको फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, F1 माइनस F2 बराबर M इंटू ए, नेट फोर्स है। अच्छा, F2 ज्यादा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, F2 माइनस F1 बराबर M इंटू ए, और किस तरह होगा, इधर मोशन होगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में मोशन होगा। और F1 ज्यादा होगा तो इधर के डायरेक्शन में मोशन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बैलेंस फोर्सेस होंगे तो मोशन नहीं होगा, और जब अनबैलेंस फोर्सेस होंगे तो मोशन होगा। ठीक है, चलिए, या तो हो गई आपकी बैलेंस फोर्सेस की कहानी। अब मेन हेडिंग डालिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग डालेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए बताइए, क्या होता है, हाँ, मुंह पे रहेगी,
मतलब आप अपनी नेचुरल कंडीशन को चेंज करना नहीं चाहते हैं। बात समझिए, इट इज अप्लीकेबल टू ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। आपकी जो नेचुरल स्टेट है आराम करने की, वो आराम करने की है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स आप पे अप्लाई ना हो। समझ में आया? जैसे पिताजी की डांट या मम्मी की चप्पल ना, कुछ भी उड़ता हुआ आ सकता है। आप सो रहे हैं तो रेस्ट में, तो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं, ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो वही न्यूटन साहब कहते हैं कि क्या है, ए बॉडी इन रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन वांट टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जब तक उसमें क्या हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अच्छा, मोशन पे है तो मोशन में क्यों रहना चाहिए, मतलब बताओ, मोशन में है तो क्या हमेशा मोशन में रहेगी? बताइए, हाँ बताओ। जैसे क्रिकेट की बॉल को मारा, ठीक है, या मूव कर रही है, तो क्या मोशन में ही रहेगी हमेशा? रुक जाएगी, क्यों? उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या, कौन सा? फ्रिक्शन हो रहा है। या बॉल को ऊपर मारा तो वो नीचे आएगी, क्यों आएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए जैसे आप अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चले गए, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चले गए, हमारा जो मिसाइल सिस्टम है या सैटेलाइट सिस्टम है वो कैसे मूव करता है? सैटेलाइट सिस्टम आप लोग सब लोग जानते होंगे। जैसे सैटेलाइट है तो सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट पता है सबको, ठीक है, सैटेलाइट पता है क्या होता है? हाँ, बता दीजिए, कहानी चल रही है, बता दीजिए। बेटा सैटेलाइट पता है सबको। एक्चुअल में क्या होता है, अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, जैसे मान लो ये अर्थ है आपका, ठीक है ना, तो यह मान लीजिए अर्थ है, और अर्थ से ये 24,000 समथिंग किलोमीटर के ऊपर रहता है, तो यहां पे क्या है, अर्थ ग्रेविटी लगभग खत्म हो जाती है, तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता, और अर्थ का पुल भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो यहां पे अगर है तो ये ऐसे रोटेट ही करती रहती है लगातार, सालों साल, साल दर साल क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। और एयर फ्रिक्शन वगैरह भी वहां पे नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्स वहां पे क्या है, जीरो है। कभी कभी थोड़ा बहुत उल्का पिंड और इधर उधर से करने से क्या होता है, उसका रोटेशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसमें बूस्टर वगैरह लगे होते हैं, उसको फायर कर देते हैं यहां से, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है। अच्छा, ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, देखो ये किससे घूम रहा है, ये भी अर्थ भी रोटेट कर रही है और ये भी रोटेट कर रहा है ना, तो ये दोनों क्या एक दूसरे को रोटेट करते दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। ये भी रोटेट कर रही है, मतलब हमें लगता है कि सैटेलाइट क्या है, स्टेशनरी है, बट क्या वो स्टेशनरी है? नहीं है। उसका रोटेशन जो है वो अर्थ के रोटेशन के बराबर है, उसका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर है। तो हमको क्या लगता है, हमको लगता है क्या वो स्टेशनरी है। ये जो डीटीएच वगैरह आप अपने घर पे है ना, डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट आप लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सैटेलाइट से अपने घर में रिसीव कर रहे हैं, सेट एंटीना वगैरह से क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो ये कहां से आ रहा है, सैटेलाइट से ही आ रहा है, उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, डायरेक्ट आप उससे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। हमारे मतलब की बहुत ज्यादा चीजें नहीं है तो उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आगे हम पढ़ते हैं इसको, लिखिए, इसमें लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ए बॉडी इन रेस्ट और मोशन हमेशा ही रेस्ट पे या मोशन पे रहेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना जाए। मोशन पे होगी तो क्या एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं, फ्रिक्शन वगैरह होंगे तो वो क्या होगी, या हम उस पे पुश कर दे, पुल कर दे, या रोक ले, या फ्रिक्शन लग के वो रुक जाए, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तभी वो रुकेगी। और रेस्ट पे है तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी, जब उस पे कोई मोशन हम देंगे, ठीक है। लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law a body continue to be according to this law a body continue to be in its state of rest or of uniform motion along a straight line. According to this law, a body continue to be in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless
it is acted upon unless it is acted upon by some external forces to change the state to change the state. नेक्स्ट लिखिए इनर्शिया, लिखो इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया मीन्स क्या? अरे वो तो उसकी हिंदी हुई। हाँ, जड़त्व का मतलब क्या होता है? मतलब बोलते नहीं, जैसे कोई किसी को बढ़ाओ को समझ में नहीं आता तो बोलते जड़ बुद्धि हो एकदम, बोलते हैं ना। तो जड़ बुद्धि मतलब क्या? वो कुछ सीखना ही नहीं चाहता है ना, उसको कितना भी सिखा लो उसको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या बोलोगे? जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि मतलब बिल्कुल भी सीखना नहीं चाह रहा। मतलब क्या है? इट इज रेसिस्टेंस टू चेंज। मतलब वो जड़ मतलब एकदम जड़ पकड़े हुए है, क्या है? एकदम फिक्स है। इट इज इनर्शिया का क्या मतलब है? इनर्शिया मतलब रेसिस्टेंस टू चेंज। रेसिस्टेंस टू चेंज, आप चेंज होना ही नहीं चाहते हैं। और ये ज्यादातर में लोगों में लागू भी होता है ना। आपकी जो आदतें हैं वो चेंज नहीं होना चाहती जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस ना लगे, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, फोर्स लगाएंगे। सहवान बहुत मुस्कुरा रहे हो। हाँ, रेसिस्टेंस टू चेंज। देखो अब बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई। पहले जमाने के टीचर वो लोग मार वार भी सकते थे बच्चों को। मतलब इस उम्र में नहीं, जैसे बच्चों को तो, छोटे बच्चों को तो मारते थे ना, हम लोग ने मार खाई है अपने समय में। लेकिन तुम लोग तो मार खाए नहीं होगे ना? खाए हो? खाए हो क्या? अच्छा। हाँ, वो मार बहुत जरूरी है। मतलब मैं तो सपोर्ट करता हूँ। देखो मार से बड़ी कोई चीज नहीं है। बचपन में तो पिटाई, जितनी कुटाई होती है उतना ही समझ में आता है, और कुटाई ना हो तो समझ में आएगा ही नहीं, है ना पंकज? हाँ, तुम्हारी थोड़ी कम हुई है लग रहा है। नहीं बेटा, कोई, अब इतने बड़े हो गए, अब कोई फायदा नहीं है। अब आपका इनर्शिया मेंटेन हो चुका है। अब आप कुटाई से भी चेंज नहीं होंगे ना। अब आपका इनर्शिया मेंटेन है, अब इस उम्र में कोई फर्क नहीं है। चलो नेक्स्ट लिखो। इनर्शिया का मतलब है रेसिस्टेंस टू चेंज। और इस टर्म को किसने दिया था? इस टर्म को दिया था गैलीलियो साहब ने। किसने दिया था? गैलीलियो ने। तो थोड़ा सा उनका भी आदर करते हैं, लिख लो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। लिखिए गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने पहले ही लॉ दे दिया था इनर्शिया का। मैंने आपको बताया था ना एक बार कि कोई भी इंसान मतलब एब्सोल्यूट नहीं सोच सकता। तो गैलीलियो ने इनर्शिया का लॉ दिया, उसी को पढ़ पुढ़ा के न्यूटन ने फिर अपना पहला लॉ बना दिया, फिर आगे के लॉ बनाए। तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, इसमें लिखो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इन द absence of external forces, in the absence of external forces, no object can change its state of rest, or state of uniform motion, state of rest or state of uniform motion along a straight line, along a straight line. This statement is called Galileo नहीं, ये स्पेलिंग नहीं, रुको, GALILEO। हाँ हाँ, एलियो। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलिए
ठीक है, ये मान लीजिए फोर्स लगा रहा है एफ ए और ये फोर्स लगा रहा है एफ बी। स्टेटमेंट लिखिए, इफ नो नेट फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, बातें क्यों हो रही हैं, इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी then the velocity of the body cannot change. If no net force act on a body, if no net force act on a body, then the velocity of the body cannot change. That is, body cannot accelerate. Body cannot accelerate. यहां पे क्या है, F net बराबर 0 बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ नेट क्या होगा, एफ नेट बराबर एफ ए प्लस एफ बी बराबर हो गया एफ माइनस एफ, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नोट करिए, अंजलि बहुत आवाज निकल रही तुम्हारी, हो गया। तो ये गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया। नेक्स्ट लिखिए, एक्सप्लेनेशन, हेडिंग आ लिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखिए इसमें, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्सेस, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्सेस एंड इट इज पुश पुल और हिट, पुश पुल और हिट। फोर्स क्या होता है, पुश होगा या पुल होगा या हिट होगा, ठीक है, पुश पुल और हिट। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्सेस एंड इट इज पुश पुल और हिट। नेक्स्ट लाइन से, इट ऑल्सो डिफाइन द इनर्शिया, इट ऑल्सो डिफाइंस द इनर्शिया, इट ऑल्सो डिफाइंस द इनर्शिया। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, inertia of a body is of 3 types, inertia of a body is of 3 type। बताइए पुराने बच्चे बताइए, inertia मोशन, हाँ inertia डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। कहां पे फील किया आप लोगों ने इनर्शिया? देखो 3 तरह के इनर्शिया होते हैं। क्या होता है इनर्शिया का मतलब क्या है, जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। देखो इनर्शिया हर चीज में हो सकता है, आपकी लाइफ में भी इनर्शिया है, ठीक है ना। आप रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस टू चेंज, रेसिस्टेंस टू चेंज, किसी भी चीज को आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो क्या हो गया, वो इनर्शिया हो गया। पर फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, फालतू की चीजें नहीं, फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, मतलब एज फार एज मैकेनिक्स इज कंसर्न, आप सारी चीजें महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट महसूस किया, सबने किया है। देखो आप जब गाड़ी में बैठे होते हैं, ट्रेन में बैठे हैं, और ट्रेन जैसे ही चलने वाली होती है, जैसे ही चलती है आपको झटका लगता है। अच्छा चलती रहती है तब क्यों नहीं लगता, चलती रहती तब नहीं लगता है, लेकिन जब चलती है तब लगता है, जब रुकती है तब फिर लगता है, जब रुकती है तब फिर झटका लगता है, लगता है क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट पे है। तो वो क्या होना चाहिए, रेस्ट पे ही रहना चाहती है, वो मोशन में जाना नहीं चाहती है। बट तो क्या हुआ, ट्रेन तो मूव कर दी, ट्रेन का पहिया मूव कर गया, आपकी बॉडी क्या है, रेसिस्टेंट टू, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है। तो इनर्शिया रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, मोशन में आना चाहती नहीं है। तो जैसे ही चलेगी आपको क्या लगेगा, झटका लगेगा, तो वो मोशन में आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अब मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, ठीक है। तो मोशन में जैसे ही ट्रेन स्टॉप हुई तो मोशन क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। अब बॉडी तो आपकी हमेशा मोशन में रहना चाहेगी, तो क्या होगा, फिर आपको झटका लगेगा, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन में देखिए, डायरेक्शन में देखा होगा तुम लोगों ने कभी कार वगैरह या बस में बैठे हुए, तो बस अगर इधर टर्न लेती है तो आप एकदम शीशे में टकरा जाते हैं,
ऐसा होता है ना। तो आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहते, आप स्ट्रेट जाना, आप स्ट्रेट ही जाना चाहते हैं। स्ट्रेट जाके अगर आपने बहुत तेजी से ये इधर का राउंड लिया तो आपकी बॉडी इधर जाना चाहेगी। फील कर पा रहे हो कि नहीं? ऐसा है ना, बहुत तेजी, जब तेज चलेगी गाड़ी तब ज्यादा समझ में आएगा। बट वो होता है जब जैसे गाड़ी जा रही है ऐसे जा रही है, मान लो इधर टर्न किया तो आपकी बॉडी तो ऐसे जाना चाह रही है, आप क्या है डायरेक्शन आप सीधे ही जाना चाह रहे हैं, और वो क्या कर दिया डायरेक्शन सडनली चेंज हो गया। तो क्या है इनर्शिया डायरेक्शन, इनर्शिया डायरेक्शन। तो तीन तरह के इनर्शिया हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? लिखिए। अच्छा, इनर्शिया मोशन का एक और समझो, जो लॉन्ग जंप करते हैं ना, एथलीट लोग लॉन्ग जंप करते हैं, वो क्या करते हैं? दौड़ के आते हैं, ठीक है, अपना बहुत तेजी से आते हैं फिर दौड़ते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से जंप करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनकी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, मोशन में है तो जैसे पर्सन है इधर से मान लो दौड़ के आ रहा है, ठीक है ना, ये पर्सन है यहां से दौड़ता हुआ आ रहा है और यहां पे इसको जंप करना है, ठीक है, तो यहां से जंप किया और मान लो यहां पे आके ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जंप करेगा, कितने एंगल पे? हाँ, चाहेगा 45 पे करें, क्यों? रेंज उसको मैक्सिमाइज करनी है। आर बराबर यूज का साइन 2 थीटा अपॉन जी, वहां से थीटा बराबर क्या 45 डिग्री। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल से। भाई मिड वे जब हवा में, तब उसके ऊपर थोड़ा ना कोई कंट्रोल है उसका, तब उसमें कंट्रोल नहीं है, उसका वेट तो उसको पुल करके लेके ही आएगा नीचे, ठीक है। तो mg तो लग ही रहा है, g माइनस जी, उस पर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। तो यहां पे जो उसका मोशन आया वो तेजी से दौड़ के क्यों आता है, डायरेक्ट क्यों नहीं कूद जाता है? वो अपना क्या कर रहा है? इनर्शिया जनरेट कर रहा है, इनर्शिया जनरेट कर रहा है। कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया मोशन। तेजी से दौड़ के आया, इनर्शिया मोशन जनरेट किया और उसके बाद उसने प्रयास किया कि मैं प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री पे जंप कर जाऊं, और यहां से जंप करेगा तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। बात समझ में आई? ये इनर्शिया मोशन का एग्जांपल हो सकता है। चलिए लिख लीजिए इसमें, फर्स्ट लिखिए इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, फर्स्ट लिखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें लिखिए इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज, it is the inability of a body to change by itself its state of rest, its state of rest, state of rest, state of rest, full stop. This means a body at rest, a body at rest, remain at rest, remain at rest, remain at rest, body at rest, remain at rest and cannot move on its own, and cannot move on its own, cannot move on its own. नेक्स्ट लिखिए, इसमें एग्जांपल लिखियो, when a bus and train start suddenly, when a bus or train start suddenly, when a bus or train start suddenly, when a bus or train start suddenly, next लिखो inertia of motion, when a bus or train stop suddenly, when a bus or train stops suddenly, passenger inside tends to fall
tends to fall forward, tends to fall forwards. When a bus or train stops suddenly, passenger inside tends, TENDS, tends to fall. मतलब क्या, fall गिरते नहीं है, गिरने वाले होते हैं, ठीक है ना, tends to fall. चलो छोड़ो, ये चल नहीं रहा है, छोड़ो. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नेक्स्ट लिखिए. अच्छा, एग्जांपल लिख लो इसमें. एन एथलीट रन्स अ सर्टेन डिस्टेंस, athlete runs a certain distance before taking a long jump, before taking a long jump, before taking a long jump. Before taking a long jump. Next लिखो inertia of direction. Inertia of direction. When a car rounds a curve suddenly, the person sitting inside is thrown outward, is thrown outward. नेक्स्ट लिखिए. इफ एफ एक्सटर्नल बराबर 0, इफ एफ एक्सटर्नल बराबर 0 ब्रैकेट में बैलेंस फोर्स, ये इनर्शिया सारा हो गया. नेक्स्ट लाइन से नोट करके लिखो, नोट करके लिखिए. इफ एफ एक्सटर्नल बराबर 0, इफ एफ एक्सटर्नल बराबर 0 ब्रैकेट में बैलेंस फोर्स, ये क्या होंगे फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस होंगे. इसमें लिखिए इफ एक्सटर्नल फोर्स, लाइन लिखिए, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0, if external force on a body is 0, if external force on a body is 0, then if body is at motion, then it will remain in motion, and if it is at rest, then it will remain at rest, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हैं और बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी. ठीक है, हो गया. चलिए नेक्स्ट लिखिए. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया. नेक्स्ट लिखिए न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ. इसमें हेडिंग डालिए लीनियर मोमेंटम. पहले हेडिंग डालिए लीनियर मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है, लिखिए लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is the quantity of motion contained in the body. Linear momentum of a body is the quantity of motion contained in the body.
P बराबर m इंटू वी, P बराबर m इंटू वी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। ये क्या है? मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? बहुत बार बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, बोलते हैं कि लास्ट टाइम में अपना मोमेंटम बना के रखो। ऐसा सुना होगा लोग आपने, जब आप लोग पढ़ाई करते कहते नहीं लास्ट टाइम में इसने अपना मोमेंटम खो दिया। या क्रिकेट्स में भी कहते हैं कि अच्छा खेल रहा था लेकिन इसने मोमेंटम खो दिया। या पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होता है? मोमेंटम मतलब जो आपकी स्पीड है ना, उसको आप क्या करिए? बना के रखिए ना। आपके अंदर एक क्या है? आप स्पीड से पढ़ाई कर रहे हैं, एक मोमेंटम आपने जनरेट किया हुआ है, तो उस मोमेंटम को क्या करिए? कंटेन करिए। ठीक है, कोई पार्टिकल अगर वेलोसिटी है तो कितनी वेलोसिटी उसने कंटेन की है, उसको क्या बोलेंगे? मोमेंटम। जनरल लाइफ में भी यूज होता है। ठीक है, अपना मोमेंटम बना के रखिए। चलिए, ये क्या है? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। P इज इक्वल टू एम इंटू वी। छोटा छोटा डिस्कशन। इफ मास ऑफ ए बॉडी इज लार्जर, इफ लिखिए, ये लिख लिया लीनियर मोमेंटम P बराबर एम इंटू वी। ये कौन सा मोमेंटम है ये जरूर लिख लीजिएगा। ये क्या है? लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या है? लीनियर मोमेंटम। फिर इसमें लिखिए, इट इज इफ मास ऑफ ए बॉडी इज लार्ज देन मोमेंटम इज लार्ज। If mass of a body is large, then momentum is large. If velocity of a body is large, then also momentum is large. दोनों के एग्जाम्पल आपको बताए थे मैंने। If velocity of a body is large, then also momentum is large. मोमेंटम, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा बताइए, जैसे P बराबर mv है, P बराबर mv, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि बहुत हैवी व्हीकल है मेरे पास, जैसे ट्रक वगैरह है, ट्रक है बहुत धीमे जा रहा है, बहुत उसकी वेलोसिटी क्या है? बहुत ही कम है, तो उसका एक मोमेंटम होगा, लार्ज होगा मोमेंटम, क्योंकि मास क्या है उसका? लार्ज है। और अगर मैं बोलूं कि हमने फायरिंग किया किससे? बुलेट फायरिंग किया, तो बुलेट फायरिंग की क्या है? वेलोसिटी उसकी बुलेट्स की बहुत ज्यादा है, और मास क्या है? बुलेट का मास कितना होगा? 5 ग्राम 10 ग्राम। ठीक है, तो मास क्या है? कम है, बट वेलोसिटी ज्यादा है। और मोमेंटम होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल बराबर हो सकते हैं। उन दोनों का, जैसे एज्यूम करो कि आप खड़े हैं ट्रक के सामने, और ट्रक है, ट्रक की वेलोसिटी बहुत कम है ना, वेलोसिटी बहुत कम है, और आपके ऊपर से गुजर जाता है, मतलब आपके ऊपर से नहीं, किसी के ऊपर से गुजर जाता है, आप लोग को नहीं बोलेंगे, ठीक है, सब मतलब एग्जाम्पल मान रहे हैं, किसी से ना गुजरे। अगर किसी से मान लीजिए गुजर जाता है तो पर्सन जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा यही बात बताइए कि अगर जो बुलेट है उसकी मास क्या है? बुलेट का बहुत कम है, बट उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा? बहुत ज्यादा। अच्छा, बुलेट किसी से गुजर गई तो भी गुजर जाएगा, तो दोनों का इंपैक्ट क्या है? लगभग सेम है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मास भी ज्यादा हो और वेलोसिटी कम हो तो वो सेम मोमेंटम जनरेट कर सकती है। अगर वेलोसिटी ज्यादा हो और मास कम हो तो दोनों का मोमेंटम क्या हो सकता है? सेम हो सकता है, और उसका इफेक्ट भी सेम हो सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो पहले हम लोग मोमेंटम तो पढ़ लें। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। इट इज द मेजर ऑफ वेलोसिटी मोशन कंटेन इन ए पार्टिकल। यही तो है। ठीक है, कितना आपके अंदर क्या है?
क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। क्या हो गया? घर जाना है? घर तो सबको जाना है। अच्छा, इसको अभी जाना है? क्या हो गया बेटा? तबीयत सही नहीं लग रही है? जाइए फिर, जाइए। ठीक है, तो पहली चीज क्या लिखेंगे इसमें? यूनिट ऑफ मोमेंटम। क्या होगा यूनिट ऑफ मोमेंटम? तुम लोग बहुत बातें कर रहे हो, अंजलि और वैभव, अलग अलग बिठा देंगे तुम दोनों को। m इंटू वी क्या है? हंसो मत। केजी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन, और m को क्यों भूल गए भाई? एम एल टी माइनस वन लिखिए। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। पहले से ही सर दर्द है कि फिजिक्स पढ़ने से होने लगा? नहीं, पहले से ही है। जाओ फिर जाओ, ये इल्जाम मत लगाना। नमस्ते बेटा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखें केजी मीटर पर सेकेंड, और क्या है? एमएलटी माइनस वन। ठीक है ना? इसका ये क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम लिखिए एमएलटी माइनस वन। ये बताइए, अगर P1 बराबर P2 हो, P1 बराबर P2, M1 V1 बराबर M2 V2, बात समझ में आ रही है क्या? देख के समझ में आ रहा है? M1 क्या है? लार्जर मास है, और M2 क्या है? स्मॉलर मास। और ये क्या है? स्मॉल वेलोसिटी। ये क्या है? लार्जर वेलोसिटी। देखो यहां से क्या है, अगर इफ M1 इज ग्रेटर देन M2, तो यहां से V1 बाई V2 निकालो। V1 अपॉन V2 बराबर क्या? M2 बाई M1। M1 is greater than M2, then M2 by M1 is less than 1। M2 by M1 क्या है? लेस देन 1। तो मैं कह सकता हूं ये होगा V1 बाई V2 बराबर लेस देन 1, यानी कि V1 देखो अपने आप ही आ गया। देखिए, अगर इसका मास क्या है? ज्यादा है, M1 का मास ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? कम आ रही है। अगर इसका मास ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है? कम आ रही है। और जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। अगर सेम मोमेंटम होगा तो जो स्मॉल मास का ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जो लार्जर मास है उसकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। बताइए डाउट्स, फिर से बता रहे हैं। देखो, अगर P1 और P2 बराबर हैं, मतलब दोनों में क्या है? मोमेंटम सेम है। और इसका मैंने माना M1, कैपिटल M1 लिख दिया, मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट 1 का क्या है? मास ज्यादा है, और V1 स्मॉल वेलोसिटी मैंने मान ली। ठीक है ना? और यहां पे क्या है? M2 इंटू V2, M2 इंटू V2। इफ M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 इज ग्रेटर देन M2, तो M2 बाई M1 कितना हो जाएगा? लेस देन 1। भाई M1 बाई M2 ग्रेटर देन 1, यानी कि M2 बाई M1 बराबर लेस देन 1। इतना समझ में आया? ठीक है, वहां से हमने ये निकाल लिया। यहां से V1 बाई V2 क्या हो जाएगा? M2 बाई M1, और M2 बाई M1 लेस देन 1 है, तो V1 बाई V2 लेस देन 1 हो गया, तो V1 इज लेस देन V2। तो मास किसका ज्यादा था बेटा? M1 का, तो इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है? कम आ रही है। अब मास जिसका कम है M2, इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया सबको? नहीं?
अगर दोनों के मोमेंटम है अगर बराबर हैं तो स्मॉलर मास होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और लार्जर मास होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए न्यूटन सेकंड, अच्छा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो लिखाई दिया था, हेडिंग डलवाई थी ना। लिखो स्टेटमेंट, हेडिंग डालिए स्टेटमेंट, हेडिंग डालिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज of linear momentum of a body, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external forces on the body, and this change takes place always in the direction of the force applied, दोबारा से बोल देते हैं। The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external forces applied on the body, and this change takes place always in the direction of the force applied। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? मैं बोलूं dp बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू f एक्सटर्नल। ठीक है, तो dp बाई dt ये क्या हो जाएगा? दिस इज k इंटू f एक्सटर्नल। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 होती है यहां पे, तो dp बाई dt इज इक्वल टू f एक्सटर्नल। ठीक है, P बराबर है हमारा m इंटू वी, तो dp बाई dt करेंगे तो क्या आ जाएगा? dp बाई dt बराबर m dv बाई dt बराबर m इंटू a, तो क्या हो जाएगा? f एक्सटर्नल बराबर m इंटू ए, f एक्सटर्नल बराबर m इंटू ए। m is the mass of the body, a is the acceleration of the body। m is the mass of body, a is the acceleration of body, a is the acceleration of the body। f external external forces applied on the body। P क्या है? लीनियर मोमेंटम। P इज द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो dp बाई dt क्या हो जाएगा? f एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, और वही p को m भी रख दोगे तो वो dv बाई dt हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? f एक्सटर्नल बराबर m इंटू ए। बहुत ही बेसिक चीज है, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। नोट कर लीजिए, नोट हो गया? नोट करिए जल्दी। तो पहला लॉ पढ़ लिया हमने कि बॉडी इन रेस्ट और मोशन वांट टू बी इन रेस्ट और मोशन अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सेकंड हमने क्या पढ़ा? सेकंड लॉ क्या पढ़ा हमने? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है? एफ एक्सटर्नल के बराबर है। एफ बराबर एम में नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? डीपी बाई डी टी बराबर एफ एक्सटर्नल।
वो बचपन में बोलते थे F बराबर M है, अब वो बचपन खत्म हो गया। अब क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर F एक्सटर्नल, वहां से F एक्सटर्नल क्या हो गया, M इंटू ए। रिमेंबर ये रखना है कि F क्या है, ये F एक्सटर्नल है, ठीक है, F एक्सटर्नल है। इतना समझ में आ गया, ठीक है, स्टेटमेंट नोट हो गया सबसे, आगे चलें, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। विष्णु सर, पानी की बोतल ले लीजिए, ऐसे ही दे दो, यही दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच डिस्टेंस विल द ब्लॉक कवर इन 5 सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस विल द ब्लॉक कवर इन 5 सेकेंड। How much distance will the block cover in 5 seconds? How much distance will the block cover in 5 seconds? बताइए। एक्सप्रेशन निकाल लेंगे इसमें। अच्छा, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, इसमें क्या है कि F बराबर M में F किधर लग रहा है, F बराबर M इंटू ए, F एक्सटर्नल बराबर M इंटू ए, तो अगर 20 बराबर कितना 10 इंटू ए, तो ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब वही लगा देंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू कितना 0 प्लस 1/2 इंटू 2, कितने समय बाद पूछा है? हाँ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड मतलब ये 25, कितना हो जाएगा 25 मीटर, एस बराबर 25 मीटर। ठीक है।